प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो शोर शराबा पड़ा हुआ है आज, उस पर आपसे बात करना चाहूँगा। दोनों तरफ से दलाइल मौजूद हैं। अब अपोजिशन कहती है कि रवायत चली आ रही है कि अपोजिशन का लीडर जो है वो या अपोजिशन की तरफ से कोई शख्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए, और हुकूमत ये कहती है कि अगर हमने इनको बना दिया तो पिछले 5 साल में जो गड़बड़ें हुई हैं उसका एहतसाब कैसे होगा, ये तो फिर दबा देंगे। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? सबसे पहले बात है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका चेयरमैन जो है, अगर फ़र्ज़ करें लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, तो इसका मतलब नहीं कि बाकी अरकान भी अपोजिशन के होते हैं। 23 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी है, जिसमें एक्स ऑफिशो यानी कि सरकारी हैसियत में वज़ीर ख़जाना भी इसके रुकन होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कोई नहीं है कि जी अगर ये अपोजिशन के होंगे। ये एक्चुअली ये जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुए हैं 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, तो उसमें जो मुल्क में इससे पहले अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान महाजराई होती थी और उसके नतीजे में बाज़ तीसरा फरीक आ जाता था, उसको रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे कंसेंसस किया, जिसमें एक ये भी थी कि इसका लीडर ऑफ सही एहतसाब यही है कि इसका लीडर ऑफ द अपोजिशन चेयरमैन हो। पहले चौधरी निसार अली खान ने, फिर उन्होंने नाराज़ रखे वो चले गए तो उन्होंने 2011 में रिज़ाइन कर दिया। फिर बने इसमें नज़ीम अफजल चान आ गए। नज़ीम अफजल चान आ गए जो कि हुकूमत के थे। हाँ जी। फिर खुर्शीद शाह वो अपोजिशन के थे। अब यानी हुकूमत और अपोजिशन के दोनों ही मिसालें हमें पिछले 10 साल में मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत कम अर्से के लिए 2 साल के लिए स्पिरिट तो यही है कि इसका चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पिछले 5 साल नहीं है, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके ऊपर चेक रखने के लिए भी आपको पता ना, इसके अंदर कोई भी शहरी ईमेल कर सकता है, कोई भी जाकर दरवाज़ा खड़ा सकता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो जो एहतसाब का अमल है वो खाली नैब में नहीं है, ये जो कौमी असम्बली के अंदर एक खुद एहतसाबी का अमल है और एहतसाब का अमल है और ट्रांसपेरेंसी का अमल है, उसका तकाज़ा है। और अगर हुक्मरान जमात के खुद ही इसकी ले लेगी ये चेयरमैनशिप, वैसे तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म में बादशाह, वज़ीर आज़म है या बादशाह? अगर वज़ीर आज़म है तो उनको नहीं लेना चाहिए। अगर वो बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसको क्या कहते हैं स्टीम रोल करके करना चाहते हैं, तो करने में नहीं, बल्कि ये मैंने सुना है कहीं ये बात आई तो इमरान खान ने कहा कि ये अपोजिशन के पास ही होना चाहिए। तो किसी सहाफ़ी ने कहा ये काइन में तो नहीं कहीं लिखा हुआ, उन्होंने पूछा फवाद चौधरी ने कहा नहीं, उन्होंने कहा फिर कोई ज़रूरी नहीं है। उस वक्त तक उनके इल्म में ही नहीं था कि ये अपोजिशन के पास होना ज़रूरी नहीं है। वो समझते थे कि ये लाज़मी तौर पर अपोजिशन के पास। ये लठ लेके एक असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर, एक तो हुक्मरान जमात को अब थोड़ा सा मेजॉरिटी का सबूत देना चाहिए। जहाँ एहतसाब होना है गुज़श्ता हुकूमतों का ज़रूर करें, लेकिन ये कहना कि जी वी हैव रीइन्वेंटेड द व्हील, जिस तरह आज अगर आप देखें फवाद चौधरी साहब की जो असम्बली में तकरीर है, वो कहती पिछली हुकूमतें तो सारी बेकार थी, हम ही हैं जो कुछ हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में वो कारकर्दगी नहीं दिखाई जो हमने एक महीने में दिखा दी है। इसका कच्चा छट्टा जो है वो फवाद चौधरी साहब से ही खोलेंगे बयान जिस दिन वो आएंगे हमारे पास। किया जा सकता है कि जो एक महीने में तो कोई डायरेक्शन जो है ना अभी तक पता नहीं लग रही, स्वाई ये है कि मुतअद्दिद मामलात में अभी महाज खोल लिए हैं, यू टर्न्स हुए हैं, और मसलन आप एक और छोड़ दें, इकॉनमी को ले लें, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन अ फ्लक्स, यानी कि हर चीज़ जो है वो जिस तरह वो डाल नहीं देते आप ब्लेंडर के अंदर, उस तरह चल रही है, पता नहीं निकलेगा क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं पता कि जो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका, अब आपको पता है 27 को IMF का डेलीगेशन भी आ रहा है, ये नहीं पता कि IMF के डेलीगेशन के बाद जा रहे हैं नहीं जा रहे, क्या पैकेज है तो ऐसे दे रहे हैं कि जैसे नहीं जा रहे हैं। फिर ये है कि सऊदी अरब के बारे में भांत की बोलियां बोली जाती हैं, दौरे के बारे में CPEC में शामिल हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा खुद, हम तो पैसे मांगने गए ही नहीं थे, हम तो इन्वेस्टमेंट लेने गए। ये बाय द वे ये ऐसी बात है जो पिछली हुकूमत भी करती थी कि ट्रेड नहीं बल्कि
एड नहीं बल्कि ट्रेड। ये अब खैर इसको हम इस पर मज़ीद क्या कह सकते हैं। सही है, तो फिर फैसला अब क्या हुआ? आपकी हतमी राय ये अपोजिशन को दे देना चाहिए, अगरचे ये कानून नहीं है, ये रिवायत है? ये रवायत है, जमहूरी रवायत है, और जो मतलब जो कॉमन सेंस का तकाजा भी है और ग्रेस का तकाजा भी है। दूसरे है कि खान साहब को चाहिए कि ये इनको अपोजिशन से कुट्टी करा के करके इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के उनको ईवान को चलाना बड़ा मुश्किल होगा। कानून साजी जो एक बुनियादी उनका फरीज़ है वो बहुत मुश्किल होगा। और आप देखें ना, तीसरी चीज़ ये होगी कि अभी तो लगता है ना कि जरदारी साहब एंड शहबाज शरीफ साहब जो दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। आहिस्ता आहिस्ता ये एक पेज पे आ जाएंगे। हमने कल भी बात की थी। अब आप देखें कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी पे उन्होंने सपोर्ट किया ना। जी सही है। अब हमें बिल्कुल उन्होंने सपोर्ट किया है और ये उनकी भी राय और ख्वाहिश यही है कि अपोजिशन के पास आना चाहिए। हमें फैसल वाडा साहब ने ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और MNA। फैसल वाडा साहब से इसी बात से आगाज़ कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फैसल वाडा साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। सबसे पहले तो यही बता दीजिएगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रवायत चली आ रही है कि अपोजिशन के पास और लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास रहती है, तो इसमें हर्जी क्या है? ऐसा क्या खौफ है कि अगर ये शहबाज शरीफ साहब के पास चले जाएगा ये वाला ओहदा, तो उस कमेटी में आपके लोग भी बैठे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से कुछ भी चीज़ें जो है वो रूल आउट करते चले जाएंगे या वीटो करते चले जाएंगे और वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होगी? फिर क्या खौफ है? एक रिवायत को तोड़ क्यों रही है PTI? बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, ये तो बेसिकली एक क्रिटिसिज्म क्रिएट किया जा रहा है फॉर नो रीज़न। देखिए, शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो अक्ल कुल तो है नहीं, वो हर चीज़ में, और उनको अपोजिशन लीडर भी उनको ही जब बनना है, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी उनको ही बनना है, हर चीज़ में शहबाज शरीफ साहब अपनी वही पुरानी लेगेसी और रवायत के साथ तहत आ रहे हैं। लेकिन जो निज़ामी साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर जैसे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, बहुत सारी रिवायतें और मिथ तोड़ी गई हैं और तोड़नी चाहिए, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर उनके पास चली भी जाती है तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। लेकिन क्योंकि रोड़े अटकाना उन्होंने शुरू कर दिया, आपने देखा CPAC के अंदर एक बिला वजह कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म क्रिएट किया जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है, जबकि दाऊद साहब ने कंफ्यूज किया था बाय द वे सर। हां, ये उन्होंने कंफ्यूज किया साहब। ये तो CPAC पे कंट्रोवर्सी तो आपके अपने बुजुर्ग ने शुरू की ना। रज़ाक दाऊद साहब ने एक बड़ा मुतनाज़िर इंटरव्यू दे दिया। दूसरी तरफ आपने एक 8 रुकनी कैबिनेट कमेटी बना ली थी रिव्यू द CPAC। तो इस शहबाज शरीफ साहब तो बज़ाहिर तो इसके हामी लगते हैं मुझे। देखिए निज़ामी साहब, जहाँ तक दाऊद साहब की बात है, उन्होंने खुद डिनाई किया इसको, और चाइना ने अपने स्पोक्स पर्सन के थ्रू पब्लिकली आकर ऑफिशियली इसको कहा कि जी इसको मिस अप्रोप्रिएट करके मिस रिप्रेजेंट किया गया है। तो वहाँ तो उस जगह की क्लैरिटी हो गई, क्लियर हो गई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए CPAC के ऊपर हमने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि हमने ये कहा कि जी कुछ चीज़ों को नज़रसानी की जाएगी। अगर मेरा आपको कोई एग्रीमेंट ऐसा हो गया है जिसके तहत आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है टैक्स की मद के अंदर और अदरवाइज़, और हमारा आपका एक बरादराना ताल्लुक है, तो मैं आपके साथ बैठ के कह सकता हूँ निज़ामी साहब आए जी बैठे सर, इसमें हमसे ओवरलुक हो गई चीज़ें क्यों। और अगर हमने आज सऊदी अरेबिया को स्ट्रेटेजी पार्टनर लिया है विद द कंसेंट ऑफ चाइना, तो ये भी खुशाइन चीज़ है। और अच्छी तरीके से CPAC को लेकर और डबल इंटेंसिव चलेंगी, क्योंकि CPAC हमारी बैकबोन है और दोनों हमारे बरादर मुल्क हैं और दोनों की रजामंदी उसमें शामिल है। उसको भी क्रिएट किया जा रहा है कि चाइना को पता नहीं, चाइना नहीं बोला। अगर चाइना को नहीं पता होता और उनको अपनी रजामंदी नहीं ली होती तो चाइना अब तक आके ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुका होता। तो चाइना अगर स्टेटमेंट नहीं दे रहा तो इसका मतलब कि हमने उनको ऑन बोर्ड लिया क्योंकि वो हमारे बरादराना मुल्क और हमारे बरादरी। मैं यकीनन आपसे इत्तफाक करता हूँ कि CPAC की जो प्रोजेक्ट है उनको रिव्यू कर रहे हैं। जिस तरह महातीर मोहम्मद है तो साफ कहा जो कौमी मफाद में होगा वो वही चलेगा आगे। ज़ाहिर है हमारा चीन का मफाद रहा पे, पाकिस्तान का जो मफाद है कौमी वो अपनी जगह पे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, ये मैं एक और मौजू की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारी 1 माह की कारकर्दगी जो है वो पिछली हुकूमत की 5 बरस की कारकर्दगी से अबतर है, बेहतर है। ये किस तरह उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया? देखिए निज़ामी साहब, ये तो इसको आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा समझें, क्योंकि आप 21 दिन की कारकर्दगी के अंदर उन्होंने कंपैरिजन के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़रूर दी है।
लेकिन उसकी जो डेप्थ में अगर आप देखेंगे तो जो हमने रिवायत कायम की 21 दिन के अंदर, वो पिछले 5 साल नहीं, पिछले 20 साल में लोग वो फाउंडेशन ले डाउन नहीं कर सके, जिसमें सिंपलिसिटी की ड्राइव है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बहुत सारी प्रोटोकॉल और डेकोरम के तहत और पोजीशन के तहत जो बहुत सारी चीज़ें उनको मिली हुई थी, मनसब के तहत उनको उन्होंने खैरबाद किया है और एक सिंपल लाइफस्टाइल की तरफ चले गए। ये वो सारी बुनियाद का उनका था इंडिकेशन उसकी तरफ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 21 दिन ओवर 5 साल या ओवर 15 साल भारी हो सकते हैं। लेकिन फैसल साहब फिर तो ये कहना चाहिए ना, व्हाट्सएप पर तो उनको फवाद चौधरी साहब को ये कहना चाहिए कि इमरान खान ने 1 महीने में जितना कम प्रोटोकॉल लिया पिछले 10 साल में, इतना कम किसी ने नहीं लिया होगा। ये तो चले बात समझ में आ गई, लेकिन इसको कारकर्दगी से ताबिर तो नहीं किया जा सकता ना। इस एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैंने आपको कहा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़रूर है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है। जैसे हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री की साइड से इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी, वो पिछले 15 साल से मौजूद थी, वो तोड़ी गई, जो आज तक नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि उसमें लोगों के कट्स थे, किकबैक्स थी, लोगों की मर्जी से अप्रूवल्स हुए थे, ज़बानी NOCs मिली हुई थी, बड़े बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बन गए, वो हमने गिरा दिए, ये भी कभी नहीं हुआ। उसके तहत आप दूसरी तरफ चले जाएँ शाह महमूद साहब की तरफ, तो वहाँ एक बहुत अच्छी मिथ क्रिएट की गई है, जो अमेरिका के साथ हमारी टेबल पे डिस्कशन स्टार्ट हुए, निगोशिएशन स्टार्ट हुई हैं। तो 21 दिन के अंदर बड़े पैरामीटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो पिछले 5 साल में या 15 साल में राइट अवे नज़र नहीं आती। उसमें कितनी कामयाबी होगी, दिस इज येट टू डिसाइड एंड येट टू डिबेट। बट अगर आप ये कहें कि पिछले 15 साल या 5 साल में इन हुकूमतों ने पहले 5 साल में भी ऐसा कुछ किया, तो नहीं किया ना सर। लेकिन आपके ओवरऑल पूरा पाकिस्तान आप ट्रैक पे ले आए 21 दिन में, तो ये कहना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। वो तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि 1 महीने में हो। जी निजाम साहब, लेकिन वो तो उन्होंने खुद दावा किया, इसलिए हमने सवाल किया। ये तो दुरुस्त है कि जी आपने दुरुस्त कह दिया कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं और ख़ासा अभी आपको पुरपेच रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 माह में तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं ख़ुद भी कि अभी भी नई हुकूमत है, बहुत सारी चीज़ों में टच एंड गो भी चीज़ें हैं, कुछ ट्रायल एंड एरर भी है, बहुत चीज़ें उन्होंने वो प्री कंसीव्ड नोशंस भी हैं। मसलन प्रोटोकॉल के बारे में उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा प्रोटोकॉल, फिर उनको करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को इस्तेमाल, क्योंकि ब्लू बुक के मुताबिक चलना है, कुछ सिक्योरिटी के तकाजे भी हैं। फिर लेकिन बाज़ जगह ऐसा भी लगता है कि लोगों को मायूसी हुई, जिस तरह मसलन सदर आरिफ अलवी जो हैं कराची, वो कराची जब जाते हैं तो वहाँ एक हंगामा खड़ा कर देते हैं आपके शहर में, इस सेंस में कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स और शहरियों को तकलीफ़ होती हैं, फिर 30 गाड़ियों के मोटर कट में फिरते हैं। इसी चीज़ पे तो आप लोग तनकीद करते थे, हत्ता कि एक शहरी जिसने एहतजाज किया उस पर, उसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो लोगों को थोड़ी सी डिसइल्यूजन होती है। ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा। जाहिर है वो आपकी हुकूमत से लोगों को अब तवक्को आपके वादों की वजह से ना, आपने कहा था प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, लोग कहते हैं कि भाई अभी भी वही हो रहा है, तो फिर ये क्या हो रहा है? निज़ामी साहब देखिए, मैंने ये कैटेगोरिकली मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड ये बात की और आपके प्रोग्राम में भी ज़रूर करूँगा कि जो आपने बात की वो बिल्कुल बजा है, और अगर हम इस चीज़ को रेक्टिफाई और इसको नहीं रोकते तो हम ना कि इमरान खान साहब के सियासी परवरिश और अपने मंशूर की खिलाफ वर्जी करते और अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने चेयरमैन को शर्मिंदा करते हैं। अगर ब्लू बुक के तहत उनको दी भी गई थी तो मैं समझता हूं कि इतने सीजन पॉलिटिशियन होते हुए उनको चाहिए था कि वो बाहर निकल के कहते कि मुझे 2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां दे दें, जो मनसब के तहत सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और ये जो जैम की गई ट्रैफिक, ये तो सरासर एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर मैं समझता हूँ पर्सनली कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने चेयरमैन की सियासी परवरिश और उनकी आइडियोलॉजी को शर्मिंदा कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल टू व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर सेइंग। वाडा साहब की एक मैं तारीफ़ करूँगा कि इन्होंने बिल्कुल यानी सही मायने में हक बात की है, हुक्मरान जमात का होते हुए भी जहाँ सही को सही कहते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश जी गलत बात को। बिल्कुल ठीक है। मैं वाडा साहब एक मुख्तसर ब्रेक लेना चाह रहा हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और चीज़ें आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ख़ासतौर पर ये आपका जो वोट्स का मार्जिन था उसके ख़िलाफ़ चले गए शहबाज शरीफ साहब की, इसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए, उसकी कल समाअत भी होने जा रही है। तो क्या आप समझते हैं 2600 वोट आपके यहाँ मुस्तरद हुए और आपका जीत का मार्जिन सिर्फ 730 के करीब है, तो आपको कोई अपनी सीट ख़त्म में नज़र आती है या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप उसको रिटेन करेंगे अगर रिकाउंटिंग होती है तो भी? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, कुछ और चीज़ें भी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदी कहते हैं। फैसल वाउडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, ये तो कानून के मुताबिक भी अगर किसी भी हल्के में जीत का मार्जिन जो है वो 5% से कम है तो वहाँ पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब, आपके हल्के में तो 2600 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब को और भी शक में मुब्तला करते हैं कि शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि वो हार गए। तो आपके ख्याल में ये जो रिकाउंटिंग अगर यहाँ पर होती है तो ये मार्जिन 723 का ही आपको ख़तरे में मुब्तला तो नहीं करता? देखिए असद साहब, सबसे पहले तो ये कि मैं कोई पैदाइशी MNA नहीं हूँ, ठीक है जी। और अगर इंसान को काम करना और कौम की खिदमत करनी है और उसके पास अपने ज़राए हैं या गवर्नमेंट के ज़राए हैं तो उसको ना MNA और मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे भी काम कर सकता है। और मैं आज तक बग़ैर वजारत और बग़ैर सदारत की काम करता रहा हूँ और वो सब चीज़ें मैंने एड्रेस की हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो शायद कोई इदारे भी नहीं कर सके। आप अल्ताफ़ हुसैन का इशू ले लें, आप नवाज शरीफ साहब के एविडेंस ले लें, वसीम अख्तर के ख़िलाफ़ जाना दे लें, बल्दिया निज़ाम के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ को डिफीट देना है। एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट है कि मैं जीता, वो 100% श्योर है कि मैं जीत गया हूँ। और मैंने तो देखें एक दफ़ा रिकाउंटिंग हो चुकी है जो इलेक्शन इलेक्शन के बाद एक तरीक़ेकार होती है, बट ट्रिब्यूनल में वो गए हैं, ट्रिब्यूनल जो फैसला करेगी वो मुझे एक्सेप्टेबल है। 65 करोड़ वैसे एग्जैजरेटेड फिगर नहीं है सर? 65 करोड़ रुपए मैं नहीं बोल रहा सर, मेरे हिसाब से एग्जैजरेटेड फिगर तो 1 अरब का था। 65 करोड़ के अगेंस्ट एक्चुअली 65 करोड़ रुपए उन्होंने दिए जरूर है, लेकिन वो खर्च वहाँ इसलिए नहीं हो सके कि वहाँ राना मशहूद साहब थे और क्वेश्चनिंग उन्हीं से हो रही है। तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं श्योर नहीं 100% श्योर हूँ। वाडा साहब, लेकिन एक बात बताएं मुझे, कराची में बड़ी शानदार कामयाबी हुई है PTI को, यानी वो अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने MQM की किसी हद तक सीटों की हद तक जगह ले ली, वैसे नहीं मैं कह रहा। आपने MQM को ललकारा, खान साहब ने भी ललकारा, आप इलेक्शन में भी कह रहे हैं कि उनकी सपोर्ट, शहबाज शरीफ की सपोर्ट की उन्होंने। अब आपको कैसा लगता है जब वो आपके कोalition पार्टनर बन जाते हैं, उनको वजारतें मिल जाती हैं 2, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? 6 आदमी उनके MNA या 7 हैं और उनको 2 वजारतें भी हैं, तो आपको ये थोड़ी सी तजाद नहीं लगता? आप PTI की जो एक नए पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, ये तो आम सी बात लगती है, पुरानी मुझे। निज़ामी साहब देखें, कई दफ़ा आपको यू हैव टू swallow द बिटर पिल, कड़वी गोली आपको खानी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एटलीस्ट हमारी रिजाइनमेंट और रिजर्वेशन की वजह से एटलीस्ट अल्लाह का ये एहसान हुआ है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को लाया गया है एज कोलेशन अलायंस। ये बदनसीबी है कि आपको ये नंबर गेम पाकिस्तान के अंदर चलानी पड़ती है, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी के ऊपर मेरा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड था कि अगर अलायंस होना भी है तो खालिद मकबूल सिद्दीकी जैसी शख्सियत, क्योंकि जब मैं उनके खिलाफ भी था MQM के, तब भी मैं कहता था कि वो उसने बेईमानी या चोरी का पैसा नहीं कमाया, तो हक को हक कहना चाहिए चाहे आपकी कितनी भी मुखालफत हो। तो उधर तक तो मैं क्लियर हूँ। और जो फ़रूक नसीम साहब हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी चीज़ों के अंदर भी हमें कोई रिजर्वेशन थ्रू आउट कहीं नहीं रही है। तो ये दोनों शख्सियत, हाँ कोई कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत आएगी तो मेरी तरफ से और पार्टी के अंदर बहुत सिवियर रिजेंटमेंट होगी और मेरे ख्याल से उसको एक्नॉलेज भी किया जाता है और रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेट शख्सियत आपको ऐसे अलायंसेस करने। और मैं फैसल साहब सवाल करने वाला था आपसे और आपने वहाँ वही निकल गए। ये आपके एक बड़े करीबी दोस्त और महबूब दोस्त हैं आमिर लियाकत साहब, ये क्या नाराज़ हो गए हैं? आपने उन्हें नाराज़ कर लिया है, आप उन्हें लायबिलिटी समझने लगे हैं या वो लायबिलिटी बन गए हैं? वो क्यों नहीं मनाए जा रहे? जब MQM के लोगों को आपके साथ आ सकते हैं, मनाया जा सकता है, तो ये आमिर लियाकत साहब क्यों नहीं? मसला सारा ये है कि ये निज़ामी साहब पॉसिबल नहीं है कि जो भी इलेक्ट हो वो सारे 150 पौने 200 आदमियों को वजारत मिल जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए मेरी कोई ज़ाती लड़ाई तो उनसे नहीं, मेरी दोस्ती थी और दोस्ती के अंदर जितना साथ मुझे देना था मैंने दिया। लेकिन अगर कोई भी शख्स, इन जनरल में बात करूँ, कोई मज़हब या आप अपने चेयरमैन के बारे में उस पार्टी पे होते हुए उस पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, मैं ही क्यों ना, अगर मैं इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ मैं पार्टी से निकल जाऊँ, मैं आज़ाद हूँ कहने के लिए। मैं उन्हीं की सीट पे बैठूँ, उन्हीं को बुरा भला कहूँ, उन्हीं के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करूँ कि मेरे पास फॉरवर्ड ब्लॉक है, और फिर आप गलाजत से भरी हुई बात करो, तो सर देखिए मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ कि ये चीज़ टॉलरेट करूँगा। अच्छा ये बताइए कि एक जो थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट हो रही है लोगों को, और कल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो तकरीर थी कौमी असम्बली में उसको काफ़ी उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट भी किया कि देखें जी इन्होंने मिनी बजट नहीं, इन्होंने तो एक इन्फ्लेशन बॉम्ब जो है वो कौम पे गिरा दिया है। गैस की कीमत 143%, बिजली के रेट आप बढ़ा रहे हैं। तो खान साहब का ये मेरे साथ ये भी थे, हम इकट्ठे थे जॉइंट जो हमारी ट्रांसमिशन थी, स्पेशल ट्रांसमिशन जिस दिन
इलेक्ट हुए हैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा मैं ये हम गरीब आदमी की आबियारी के लिए आए हैं, उनकी सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो अब गरीब आदमी किस तरफ देखे अगर एकदम ये इन्फ्लेशन बॉम्ब उन पर आप गिरा देते? देखिए निज़ामी साहब, हमारे पास चॉइसेस क्या है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम या तो कर्जा लेने कशकोल लेके दुनिया में निकल जाएं, हमें हवा में पैसे तो मिलने नहीं है। हमने ये डेफिसिट जो 65 साल का है, 15 साल का है, जिसको शाही खर्चियों में खर्च किया गया, प्रायोरिटी, अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस में फ़र्क नहीं किया गया। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्या चीज़ प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, क्या चीज़ की अर्जेंसी थी। ये ऐसी बात है कि आपने मेट्रो बसेस बना ली, बहुत इंपॉर्टेंट है मेट्रो बसेस तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए, बट दैट सेकेंडरी। प्राइमरी ये है कि क्या आप अस्पताल दे पा रहे हैं, क्या आप जिंदा मरते हुए आदमी को गोली दे जा रहे हैं। आप कहें जी मैं मरते हुए आदमी को टैबलेट नहीं दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट उसको ऑप्टिक्स के लिए आइसक्रीम दे देगी, तो पॉसिबल नहीं है। 8 अरब रुपए की सब्सिडी, जैसे सब्सिडाइज के हम दे रहे थे रेट्स, अब 8 अरब रुपए आप अपनी एम्प्लॉयमेंट में लगाएं, आप उनको अस्पतालों में लगाएं, आप एजुकेशन में लगाएं। ना पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल है, ना रोटी है, ना सड़कें हैं, ना गैस है। तो आप क्या करें? आपको आवाम को ट्रस्ट है सर इमरान खान साहब के ऊपर कि वो ईमानदार आदमी है। बड़ा साहब मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप उनसे नहीं ले सकते इंटरनेशनली। देखिए ना, आपने सही कहा। So that's the reason, sir. PPP और MQM की इतनी अच्छी कारकर्दगी होती तो आपको इतनी कामयाबियाँ ना हासिल होती। लेकिन आपने आप मेट्रो ट्रेन की बात की है, मेट्रो बस की। इत्तेफाक की बात है, आज ही हुकूमत ने कहा कि जी हमने इस पर गौर किया और हमने फैसला किया कि इसकी सब्सिडी जो है 1 साल तक आखिर तक जारी रहेगी। और उसकी वजह ये बताइए कि ये गरीब आदमी को मुतासर करती है। अगर इसकी हमने सब्सिडी हटाई तो टिकट इतना महंगा हो जाएगा। ये तो एक किस्म का आप वो नैरेटिव जो पिछली गवर्नमेंट का था उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज ही की आपको लाहौर की हालत बताऊँ कि लाहौर मेट्रो बस के बावजूद बिल्कुल चौकट है। अब ये ऑरेंज ट्रेन भी जो है ये भी एक CPEC का मंसूबा है। तो ये जो जदीद शहर हैं उनमें महज ट्रांजिट के लिए तालीम और सेहत के साथ साथ ये भी तो ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। निज़ामी साहब देखिए, मैंने बिल्कुल आपकी बात को अग्री किया और मैंने खुद ही ये बात की निज़ामी साहब कि ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहले प्रायोरिटी तो सेट करें ना सर। पहले प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि आप एम्प्लॉयमेंट है, हस्पताल है, स्कूल है। आपका जो स्ट्रीट क्राइम है, वो क्या बच्चे जो निकले हुए आज बंदूकें लेकर, वो क्या अपनी मर्जी से निकले हुए, वो फारिग हैं, नौकरियां नहीं है, फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो हैव्स हैं उनके पास इतना है कि वो उनकी 10 नस्लें नहीं खत्म करेंगी। जो नहीं है उनका बेसिक रोटी नहीं है, उसका बेसिक शेल्टर नहीं है। जो आप अपनी गाड़ी के ऊपर टायर पे पानी इस्तेमाल करते हैं। वर्ड साहब, कल हमारे शो में कराची के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे। वो आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं और ये जाहिर है यही वो चीज़ है जो डायरेक्शन सेट करेगी आपकी इकोनॉमी की, एग्जैक्टली। और वो ये कह रहे थे कि आप अगर हम पर इतना बोझ डाल देंगे, वो गैस की कीमतों में इजाफे की बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि जी हम वो इंडस्ट्रियां जो इंपोर्ट्स के आगे बांध के खड़े होंगे, अगर आप हमें डिस्करेज करेंगे तो हमारी लोकल मार्केट को ख़त्म करेंगे, तो फिर आप इंपोर्ट्स को कैसे रोक सकते हैं? हम अगर उनको कम्पीट नहीं कर सकते। अब एक कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट, और वो जाहिर है आप बिजनेस हब भी कहते हैं कराची को, तो अगर उनके मशवरे के बगैर इस तरह के फैसले होंगे और उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, तो वो तो सर बड़े हर्ट थे। कल के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे कराची से। देखिए जी, ये तो आप मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि आपको ऑन बोर्ड और पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी बिटवीन पाकिस्तानीज एंड द गवर्नमेंट। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम में से कोई भी अक्ल कुल नहीं है, ठीक है जी, कि दुनिया की हर चीज़ हमें पता है। तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं या जिनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कोर टीम को बनाकर आपको अपने साथ बिठाना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम बाकी गवर्नमेंट की तरह कर्जे ले लें और आने वाली 10 नस्लों को धकेल दें उस कर्ज़ों के अंदर। हम वो नहीं कर रहे। अगर इमरान खान साहब की शोहरत एक ईमानदार आदमी की और उन पर दुनिया ट्रस्ट करती है, और आपने शौकत खानम पे भी देखा कि अरबों रुपए दिए जाते हैं और उन पर एक भी स्पॉट नहीं है उनकी ज़ात के ऊपर, तो फिर मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे के लिए ये परेशानी जो बोझ है, जो 65 साल से बोझ लेके आ रहे थे, लेकिन आप एक ईमानदार आदमी की वजह से करके जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोन्स को बाईपास कर देंगे। जबकि मेरी ज़ाती पर्सनल मेरी राय ये है कि IMF के पास जाना ब्रिज करने के लिए वो बुरी चीज़ नहीं थी। IMF को नेगेटिव इसलिए कर दिया गया है कि IMF पे आपने लिया था टीवी चलाने के लिए प्रोग्राम, आपने चलाना शुरू कर दी मर्सिडीज़ें। थोड़ा सा टैक्स, 255 रुपए की जगह अगर 275 रुपए आपको टैक्स देना पड़ रहा है गैस की मद में, तो 20 रुपए से अगर आप सिर्फ चेंज कर देते हैं अपनी कौम की तकदीर की इन नंबर ऑफ मंथ्स और ईयर,
और फिर आप बैक ट्रैक करते हो, प्रॉब्लम ये कि इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर बहुत खुशियां भी होंगी। और साहब आप कह रहे हैं कि आईएमएफ से पैसे लेके मर्सिडीज खरीद ली, तो आपने वो मर्सिडीज बेचकर आईएमएफ में जाने से बच गए, तो देखें फ़ायदा आपको भी हो गया। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत सारी बातें और बड़ी खरी खरी और साफ उन्होंने इस बात को नज़र रखे बगैर कि उनकी पार्टी इसका बुरा मान सकती है या नहीं, उन्होंने सदर आरिफ अलवी के हवाले से भी कहा कि उन्हें प्रोटोकॉल इस तरह से नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमने ये वादा कर रखा था। एनीवे निज़ामी साहब, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि तनकीद आप कर रहे हैं करें, लेकिन कोई रास्ता भी तो बताएं ना, फिर हम क्या करें, हमारे पैसे हैं नहीं, जो ख़जाना है वो खाली है, हमने कुछ ना कुछ तो हाथ पाँव मारने हैं, तो आप खाली तनकीद कर रहे हैं, हमें तजावीज़ भी दें। ठीक कहते हैं, लेकिन अपोजिशन का काम तो तनकीद करना होता है, रास्ते बताना नहीं होता, और तजवीज़ वो लेने को तैयार ही नहीं है। जब फ़र्ज़ करें वो कोई कंसेंसस पॉलिटिक्स करेंगे तो तजवीज़ आएगी ना, ऑन बोर्ड लें। खान साहब जो हैं वो बैठ के खुर्शीद शाह या बिलावल साहब या जरदारी साहब और शहबाज शरीफ को बैठ के उनसे कोई इन सारे मामला पे उनको ऑन बोर्ड लें, अपोजिशन को कहे जी आप तजावीज़ दें। ये खाली फाद साहब तो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे बहुत सारी बातें कह जाते हैं जो बढ़ा भी देते हैं, कुछ ज़ेब दास्तां के लिए के ज़िम्मे में आती हैं। सही है, तो ये आपकी बात ठीक है कि वो चूँकि इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा नहीं कर पा रहे कि जिसमें वो अपोजिशन को साथ मिलाते हुए चलने की बात करें। एक तरह तो आप उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही भी नहीं देना चाहते, आप उनको दिन रात मतून भी करते हैं, जो आपको हक हासिल है वो आपको करेंगे। ये अपोजिशन में चलती है छेड़े खूबा, लेकिन किसी लेवल पे कोई कोऑपरेशन भी तो नज़र आनी चाहिए ना, असेंबली के अंदर कम अज़ कम, पार्लियामेंट के अंदर एक बैठ के मुझे मुशावरत होनी जो पहले होती रही है। पीटीआई भी उसमें शामिल रही है बतौर अपोजिशन के। मेरे ख्याल से ऑन हायर लेवल भी खान साहब को एतमाद में लेना चाहिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी और अपोजिशन को भी, कि भाई ये हमारे मसाइल हैं, इनके ये हमारा हल है, अगर आपको बेहतर बता सकते हैं तो बताएं, वी आर ओपन टू डिस्कशन। तो एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, पहले तो फारूक नाइक साहब कल अदालत को ये कह रहे थे कि जी जरदारी साहब का कोई बैरून मुल्क का सासा चूँकि इस वक्त है नहीं तो आप उनकी तफसीलात ना मांगें, तो अदालत ने कहा कि इस वक्त नहीं है मगर पिछले 10 साल में बताएंगे उनके पास क्या क्या रहा है, क्या आया क्या बेचा। तो आज वो अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि 10 साल का नहीं, आप 5 साल का रिकॉर्ड मांग लें, 10 साल का मत मांगें। इस पर काफ़ी बहस हुई, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, आप 10 साल का रिकॉर्ड जमा करवाएं। ये क्या अमर माने है, क्या हेजिटेशन है फारूक एच नाइक को पिछले 10 साल का रिकॉर्ड शो करने में? ज़ाहिर है वो कोई इलीगल चीज़ तो है नहीं जो वो छुपाना चाहते हैं। शायद अदालत जो है वो समझती हो कि उसमें कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें उनके पास प्रॉपर्टी थी और उन्होंने बेच दी और वो उसकी जो रकम है उसका ट्रेल नहीं मिलता। जो नवाज शरीफ वाला केस है, JIT तो यहाँ भी बनी हुई है, तो यकीनन ये एक पहलू हो सकता है जिसकी वजह से उनका ख्याल है कि फारूक नाइक उसमें हेजिटेट हो। दूसरी एक और बात है जो आप शायद नज़र से नहीं गुजरी, वो ये है कि वो कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कब्र जी में ट्रायल किया जा रहा है। वो आज उन्होंने वापस ले ली, फिर उन्होंने कहा कि जी मत चलें, आप उनके एहसास से मत जाहिर करें। वो एक ये पहलू भी हो सकता है कि वो लिंकेज भी कोई बनता हो, जो मुश्किल लगता है मुझे वैसे। तो ये मेरा ख्याल है कि इस मामले में 5 या 10 साल से फ़र्क पड़ता है, अगर नहीं है तो नहीं है। जी सही है, मतलब आपके ख्याल में 10 साल के एहसास से जाहिर कर देने में कोई हर्ज नहीं है। अब वैसे वो जो JIT की आप बात कर रहे हैं वो दूसरे केस में, जाली अकाउंट्स वाले में बनी है, ये NRO अमल दरामद केस है। ये सॉरी जी, ये NRO का मैं जी, तो इसमें मेरा जी, तो इसमें अब ये है कि वो 5 साल का रिकॉर्ड जरदारी साहब अगर अपना 10 साल का रिकॉर्ड दे देते हैं तो ज़ाहिर पता चल जाएगा कि बैरून मुल्क क्या असास थे, क्या हैं और क्या नहीं है। अब ऐन मुमकिन है कि आगे किसी मरहले पर जाकर ये केस जो है वो उस दूसरे केस से जुड़ जाए, वो जो जाली अकाउंट्स वाला केस है, क्योंकि उसमें बहरहाल कई ऐसी चीज़ें साबित हो रही हैं। कल भी हमने उस पर प्रोग्राम में बात की थी कि कुछ ठेकेदारों की लिस्ट दी गई है, जो ठेकेदार जो हैं सरकारी जिनको ठेके दिए गए और उन्होंने इन जाली अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की।
तो जिससे तासुर ये मिलता है कि शायद सिंध हुकूमत के ठेकों से माल बनाकर वो इन अकाउंट्स में डाले गए। तो आपके ख्याल में ये एक चीज़ परेशान कुन हो सकती है? हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन इन्होंने भी अपना काम होमवर्क तो किया होगा ना। इतना आसान तो नहीं है इस किस्म के चीज़ों को, ट्रांजैक्शन को खोज निकालना। अब तो आज तो वो खुर्शीद शाह साहब भी ने भी ये कहा कि जी ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है मेरे ख़िलाफ़, जो मेरे बेटे और दामाद के वो इनके भी कि आपके आमदन से ज़्यादा सासों का केस है। तो चेयरमैन नैब का कहना कि हम तो इंसाफ कर रहे हैं। तो अब ये नैब वाला जो मामला है ये है काफ़ी डाइसी वैसे। तो अब ये नहीं पता कि कहाँ एहतसाब शुरू होता है और कहाँ इंतकाम शुरू होता है। ये ज़रा मुश्किल है तयन करना। सही है। अब खुर्शीद शाह साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से, जो हम कल बात कर रहे थे कि अपोजिशन दोबारा दोनों एक दूसरे को मुश्किल में देख के मिल सकते हैं कि यार इमरान खान जो है वो दोनों के पीछे पड़ गए हैं, तो उनका इमरान खान का, और कल ये कहा भी गया था जो वफ्द भेजा गया नून लीग की तरफ से, उसमें कहा भी गया कि हम इमरान खान का या हुकूमत का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं अगर मिल जाएँ। तो इसके इम्कान आपको पैदा होते हैं? यानी कल वाले जो एपिसोड था उसका ये अगली किस्त है आज। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ पहले जी, कि आपने फवाद चौधरी साहब का कहा कि जी को तजावीज़ भी दें, कहा ना। अभी उन्होंने भी कहा कि भी, फिर मैंने कहा कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना। तो आज जो मुलाकात हुई खुर्शीद शाह की और उन्होंने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया है, कोई वज़ीर जो है वो किसी ऐसी मीटिंग में शरीक नहीं होता जिसमें अपोजिशन हो। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कल मीटिंग बुलाई हुई, इसमें खान साहब ने कहा था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नहीं, ये इलेक्शन की जो धांधली की तहकीकात करने के लिए कमीशन, जिसका अभी तय नहीं हुआ कि कौन सरबराही करेगा, खान साहब खुद आएंगे उसमें, और वो देख रहे हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर यही रहा सूरत हाल तो फिर ये वो जो हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन का और हुकूमती पार्टी का, दोनों जमातों का कहीं तालमेल हो, वो मुश्किल नज़र आता है। और ये शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह इनके दरमियान दूरियां कम होती चली जाएंगी, जो नज़र आ रहा है सामने। सही है। निज़ामी साहब, एक तजवीज़ हुकूमत को हमेशा यानी इलेक्शन जीतने के पहले दिन से दी जाती रही कि वो अगर अच्छी सियासत करते हुए पीपल्स पार्टी को कहीं अकोमोडेट करते चले जाएं कहीं कहीं पर, तो उनकी अपोजिशन कमज़ोर हो जाएगी और ये एक वाइज डिसीजन होगा पॉलिटिकली। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसिपली इमरान खान को साहब को ये लगता है कि मैं तो ये कहकर हमेशा 5 साल तक सियासत करता रहा हूँ या उससे भी पहले कि ये दोनों करप्ट हैं, तो अगर मैं इनको अकोमोडेट करना शुरू कर दूंगा महज इस मकसद के लिए कि नून लीग को कमज़ोर करूँ या दोनों मिलकर मेरे खिलाफ अपोजिशन न बनाए, तो मेरा जो प्रिंसिपल स्टैंस है वो निगेट होता है। आप बताइए वो प्रिंसिपल स्टैंड जो है, आप ईमानदारी से मुझे बताएं। हाँ, वो जब वज़ारत पार्टियाँ वो निगेट नहीं हो चुका हुआ। हाँ, जब आपने एमक्यूएम को मिलाया हुआ है और एमक्यूएम को ले लिया आपने, मैं बड़ी लंबी आपको लिस्ट दे सकता हूँ जी उन लोगों की जो करप्शन में मुलव्वस रहे हैं, जो और मामलात में मुलव्वस रहे हैं, जो किसी तरीके से पीटीआई का जो ईथोस या उनकी जो फ़लसफ़ा है उसमें फिट नहीं होते, वो वजारतों के मज़े लूट रहे हैं। आप क्या आप चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। आप चलें, आप मुझे एक और चीज़ बताइए। ये मेरे सामने एक ट्वीट रखी है मार्टिन कोबलर, जो कि जर्मन सफ़ीर हैं, कचरे के ढेर की तरफ इशारा कर रहे हैं इस्लामाबाद की एक सड़क से गुजरते हुए, और कह रहे हैं कि ये जा बजा कूड़े के ढेर इस्लामाबाद में जैसे कि F74 की गली नंबर 56 में हैं। तो ये उन्होंने पूरा एड्रेस भी बता दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू और दीगर मुज़र सेहत असरात का सबब बनता है, क्या किया जा सकता है। तो ये उन्होंने हुकूमत के आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया, फिर हुकूमत को परेशानी का सामना ये देखें उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सफाई के मामला से मुदाखलत, सफारतियात आपके खिलाफ है। लेकिन मैं ये तो खैर ऐसे ही मैं मजाकन कह रहा था, मैं इनको जानता हूँ, इनसे मेरी कई दफ़ा मुलाकात हुई है। ज़रा थोड़े से क्या कहते हैं एक्सेंट्रिक सा शख्स हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं, या लाहौर आते हैं तो अपना शलवार कमीज़ पहन के ये निकल जाते हैं सैर सपाटा करने, खाना खाने अंदरूनी शहर, और अपना लोगों से घुल मिल के ये बातें करते हैं। इसको कहते हैं ना, वो तवज्जो दिलाओ तहरीक नहीं है, ये शर्म दिलाओ तहरीक है कि हम कहते हैं कि जी हम बड़े एटमी ताकत हैं। एटमी ताकत क्या है? हम अपनी सड़कें नहीं साफ रख सकते, और इस्लामाबाद जैसे शहर में। तो मेरा ख्याल है अभी शायद नई हुकूमत को अपना सिस्टम और वो स्ट्रक्चर बनाने में
या उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा, अब मुझे निज़ामी साहब ये बताइए कि कुल मिला के पॉलिटिक्स पर वापस आते हुए ये जितना अब तक हुआ है, जो अब तक परफॉर्म किया हुकूमत ने, आप इसको पिछली हुकूमतों के पहले महीने से अगर कंपैरिजन करें तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन कुछ मुख्तलिफ अंदाज में सेट करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है पुरानी हुकूमतों से मुख्तलिफ। पुरानी हुकूमत जो थी ना, वो नई पुरानी हुकूमत थी। मसलन मियाँ नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, वही टीम आ गई, इसहाक डार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, चौधरी निसार अली ख़ान, शहबाज शरीफ तो 10 साल वज़ीर आला रहे, तो नई टीम पुरानी टीम थी। यहाँ मसला ये है कि PTI जो है एक नए नारा दे के तब्दीली का सामने आई। एक तो उनसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे ये कि फिर जो टीम कैसे आई, एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट, यानी कि एक क्या कहते हैं हंग पार्लियामेंट है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, उसमें इधर उधर से बंदे खिंची तान करके, कोई 2 उधर से 4 उधर से, जहांगीर इंसाफ जहाज़ लेके, यानी आप समझ लें कि खैबर से लेके समंदर तक, कराची तक वो फिरते रहे, उन्होंने बंदे इकट्ठे किए और हुकूमत बना दी। अब वो उनके अंदर से एक कॉमन थ्रेड निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें जो असल इम्तिहान है वो इमरान खान साहब का है कि बतौर लीडर वो मुतहारिब ग्रुपों को इकट्ठा करके उनको टीम वर्क बना के किस तरह काम लेते हैं। अभी तक का तो जो 1 महीने का तजुर्बा है मेरा तकरीबन थोड़ा था, उसमें काफ़ी एक तो अबाउट टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दें कि ये ट्रायल एंड एरर है। कुछ खान साहब का अपना जो नैरेटिव रहा है, रेथरिक है, उसके तकाजे ये हैं कि उनको बाज़ फैसले जो हैं करने पड़ते हैं। मसलन ये ईजी सेड देन डन कि जी मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, अब तोहन करन प्रोटोकॉल लिया भी जा रहा है, नजी तैयारा भी इस्तेमाल हो रहा है जिसको कहा कि मैं हरगिज़ लूँगा, हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो ये मामला हुआ। दूसरे आ जाए मसलन ये कि जी ये गाड़ियाँ बड़ी खड़ी हुई मैं बेच दूँगा, वो 90 मॉडल की ज़्यादातर गाड़ियाँ थी, कुछ गाड़ियाँ थी जो 90 दहाई के अलावा नहीं थी। अब जो 8 भैंसें बेची हैं इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो 8 भैंसों से पाकिस्तान का बड़ा मजाक उड़ा है। आर्मी चीफ ने कहा इंडियन कि जी अब पाकिस्तान का तो हाल इतना दिवालिया हो गया कि वो भैंसें बेचने पे आ गए। थोड़ा सब्र कर लेते यार, ये भैंसों से कितने पैसे आ जाने। वो मेरा ख्याल है उनका मकसद सिर्फ पुरानी हुकूमत को एम्बेरस करना था, नहीं तो ये बताना, मतलब ये पैगाम देना कि इन्होंने भैंसें रखी हुई थी अपनी। ये देखना कि दुनिया जो है वो खुर्दबीन से देख रही है हमें। देखें यार, अगर कोई कहे जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में इतने कुत्ते, इमरान खान साहब को कुत्ते रखने का शौक है, ये उनका शौक है, उनको भैंसें रखने का शौक था। लाहौर अंदरूनी शहर का ताज़ा दूध पीने के लिए उन्होंने रखी होगी। कल हम इस पर थोड़ा सा मज़ीद बात करेंगे, अभी ख़त्म हो गया है। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।